औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से और उसके प्यारे हबीब जिसके वास्ते पूरी कायनात को खलक किया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के लेक्चर के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं आप लोगों के साथ शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की एक छोटी सी हकायत शेयर करना चाहूँगी। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक बुजुर्ग गुजरे हैं जो बड़े दीनदार थे, अल्लाह के साथ बड़ा इनका लगाव था और वो अल्लाह की रज़ा के लिए हमेशा हमतन कोशा रहते और हर वक्त अल्लाह ताला की जो है वो हमदोसना करते। जिस गांव में वो क़याम पजीर थे उसी गांव में एक घना दरख्त था और गांव के सभी लोग उस दरख्त को उन्होंने जो है वो इबादतगाह बनाया हुआ था और वो उसको पूजते थे, अपनी मुरादें उससे मांगते थे। ये बात बुजुर्ग को बहुत नागवार गुजरती और एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस दरख्त को काट दूं। उसने कुल्हाड़ी पकड़ी और वो उस दरख्त को काटने के लिए भागा। रास्ते में उसका टकराव शैतान से हुआ। शैतान ने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उसने सारा माजरा सुनाया कि मैं इस दरख्त को काटने जा रहा हूँ, लोग इसको अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। तो शैतान ने उसे बोला कि तुम ये दरख्त मत काटो, लेकिन बुजुर्ग ने उसकी बात ना मानी और बोला कि मैं तो इस दरख्त को काटूंगा। शैतान ने उसको रोकने की बहुत कोशिश की। एक दूसरे को रोकने के चक्करों में दोनों में हाथापाई होगी। बुजुर्ग ने थोड़ी सी मजामत के बाद शैतान को जमीन पे लेटा दिया और उसके सीने पे चढ़ के बैठ गया और बोला कि अब तू मुझे रोकेगा कि मैं दरख्त ना काटूं। शैतान को समझ आ गई कि वो इस बुजुर्ग को इस तरीके से नहीं रोक पाएगा, लिहाजा उसने फौरन से अपनी जो है वो स्ट्रेटजी चेंज की और उसने बोला कि चलो आप मेरे साथ डील कर लो, यानी मैं तुम्हें रोजाना हर माह जो है वो कुछ दिरहम भेजा करूंगा और आप उसके बदले में इस दरख्त को छोड़ दो। बुजुर्ग के जहन में लालच आ गया और उसने बोला ठीक है, तुम मुझे जब तक दिरहम भेजते रहोगे मैं दरख्त नहीं काटूंगा। और बुजुर्ग वापस चला गया। अब क्या था कि शैतान हर माह बुजुर्ग को जो मुकर्ररा मिकदार में जो है तय हुआ था कि वो दिरहम भेजा करेगा, वो दिरहम भेज देता और यूं वक्त गुजरता रहा। कुछ महीनों के बाद शैतान ने दिरहम भेजना बंद कर दिए। अब बुजुर्ग ने देखा कि पैसे आना बंद हो गए हैं तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने बोला अच्छा मैं तुझे ठीक करता हूँ। यानी शैतान को उसने ज़हन में सोचा कि मैं तो फिर दरख्त काट दूंगा, अब काटने के लिए जाऊंगा तो फिर वो यही करेगा। अब हुआ यूं कि उसने फिर से कुल्हाड़ी उठाई और उस दरख्त काटने की तरफ भागा। रास्ते में फिर शैतान से सामना हुआ। अब दोनों में फिर से गुत्थम गुत्था हुई, लेकिन इस बार शैतान जो है वो उस बुजुर्ग पे भारी पड़ा। उसने बुजुर्ग को नीचे गिराया और उसके सीने पे चढ़ के बैठ गया। बुजुर्ग को ये सारा माजरा देख के बहुत ताज्जुब हुआ। उसने शैतान से पूछा कि पहले जब हम दोनों में लड़ाई हुई तो मैंने तुम्हें फौरन से गिरा लिया और मुझे जरा सी मजामत के बाद मैंने तुम पर काबू पा लिया, लेकिन इस बार तुम मुझ पे भारी कैसे हो गए। तो शैतान ने बुजुर्ग को बताया कि पहले जब आप इस दरख्त को काटने आए थे तब आपका मकसद खालिस अल्लाह की रजा और हसूल था, अल्लाह की रजा का हसूल था, लेकिन इस बार जब आप आए और उस वक़्त मैं आपको जो है वो रोक नहीं सका, बल्कि आप मुझ पे भारी पड़ गए। इस बार आपका मकसद जो था वो लालच था, यानी आपको पैसों का लालच था जो मैंने आपको भेजने बंद कर दिया। आप बस उस लालच में इस दरख्त को काटने आए। यही वजह है कि आप जो है वो इस बार मैं आप पे भारी पड़ गया। तो इस शेख सादी की इस हकायत से हमें सीखने को मिला कि हर वो काम जो अल्लाह ताला की रज़ा के हसूल के लिए हम करते हैं उसमें अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें और रहमतें नाजिल होती हैं, लेकिन वो काम जो हम ज़ाती फ़ायदे के लिए करते हैं वहाँ उस काम से बरकतें उठ जाती हैं, अल्लाह ताला की मदद शामिल नहीं होती। यही वजह है कि उसके खातिर खा नताइज भी हमारे सामने नहीं आते। तालीम जिस शोबे से हम वाबस्ता हैं ये एक पैगम्बराना पेशा है। हम जो है बाय चांस टीचर नहीं बने, बल्कि हम बाय चॉइस हैं और जब तक उस बुजुर्ग की तरह हमारे कामों में हमारी नीयतों में खलूस रहेगा, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए हम अपने बच्चों को तालीम देंगे, तब तक हमारा हर सिखाया गया काम, हमारा हर किया गया अमल जो है वो बाइस रहमत और बरकत होगा और माशरे के लिए सुधार का बाइस बनेगा। लेकिन जहाँ हम अपने असल मकसद से हट जाएंगे, हमारा मकसद सिर्फ पैसे कमाना हो जाएगा, वहाँ हमारे काम से बरकतें भी उठ जाएंगी। तो
बदकिस्मती से इस वक्त हमारा अलमिया ये है कि हम सब असातिज़ा जो हैं वो हम अल्लाह की रज़ा को पसे पुष्ट डाल के सिर्फ पैसे के हसूल के लिए इस पेशे को हम सब ने अपनाया हुआ है। यही वजह है कि हमारा निज़ाम तलीम जो है वो बुरी तरह से दरहम बरहम हो चुका है। हमारे बच्चों की अखलाकियात जो हैं वो उस तरीके से परवान नहीं चढ़ रही। तो हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि हम इस पेशे का तकद्दुस को बहाल रखें और खालिस अल्लाह की रज़ा के हसूल के लिए काम करें। जब हम अल्लाह की रज़ा के हसूल के लिए काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर होगी और हमारी आखिरत भी बेहतर होगी और हमारा आने वाला मुआशरा भी बेहतर तरबियत पाएगा। जी, तो हम आपके अपने आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। A teacher who is attempting to teach without inspiring the pupil with a desire to learn is hammering on a cold iron। यानी कहते हैं कि एक उस्ताद जब अपने बच्चों को इंस्पायर किए बगैर सिखाने की कोशिश करता है तो वो ख्वाहिश सिर्फ ऐसी है जैसे कि हम ठंडे लोहे पे हथौड़ा मारते रहें। यानी ठंडे लोहे को अगर आप लोहे को पिघला के कोई शक्ल देना चाहते हैं तो उसके लिए पहले ज़रूरी है कि उसे गर्म किया जाए। जब वो अच्छे तरीके से आग में तप जाता है, फिर आप जब थोड़े से उस पर चोट करते हैं तो फिर वो आपकी मतलूबा शक्ल में ढल जाता है। तो टीचर के लिए भी यही कहा जाता है कि जब वो अपने बच्चों को इंस्पायर किए बगैर सिखाने की कोशिश करता है तब तक जो है उसका सिखाया हुई एक एक चीज़ जो है वो ऐसी है जैसे हम ठंडे लोहे पे हथौड़े मार रहे हैं। यानी अमलन हमारे बच्चों की पर्सनैलिटी का हिस्सा वो चीज़ें नहीं बन सकती। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले हम लेसन प्लानिंग करें। अगर हम अपने बच्चों को इंस्पायर करना चाहते हैं, टीचर चाहता है कि उसका बच्चा उसके एक एक लफ्ज़ से कुछ सीखे, कुछ लर्न करे, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी एलिमेंट क्या है, वो है लेसन प्लान। लेसन प्लान क्या है, उसके लिए हम इब्राहिम लिंकन की इस कोटेशन को देखेंगे। इब्राहिम लिंकन कहते हैं कि इफ़ आई हैड 8 hours टू चॉप डाउन अ ट्री आई हैड स्पेंड 6 hours टू शार्पनिंग द एक्स। यानी वो कहता है कि अगर मुझे एक दरख्त काटने को बोला जाए और तो मुझे 8 घंटे दिए जाएंगे, 8 घंटों के अंदर ये दरख्त काटना है, तो मैं 6 घंटे किस चीज़ पे लगाऊंगा, जिस कुल्हाड़े के साथ, जिस औजार के साथ मैंने उस दरख्त को काटना है, मैं 6 घंटे उसको तेज़ करने पे लगाऊंगा और 2 घंटे जो है वो दरख्त काटने के लिए रखूंगा। तो इससे क्या अंदाज़ा हुआ हमें, इब्राहिम लिंकन की इस बात से हमें अंदाज़ा हुआ कि हम असातिज़ा अगर चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को इंस्पायर करें तो हमें अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो अपनी प्लानिंग को देना होगा। जब हमारी लेसन प्लानिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर हमारे जो स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम है, बच्चे हमसे इंस्पायर होंगे और यूं उनके लर्निंग आउटकम जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। जी, लेसन प्लानिंग में प्लानिंग टू नाइट या पैंकिंग टूमारो नॉट ओनली फॉर अस बट फॉर द स्टूडेंट एज वेल। क्या हम करेंगे, वक्त से पहले अपनी प्लानिंग करेंगे या फिर अगले दिन क्लास में खड़े होकर सर दर्द लेंगे, परेशान हो रहे होंगे। ये जो लेसन प्लानिंग्स है इसका बेसिक पर्पस ये नहीं होता कि तलबा के लिए जो है जी हमने बड़ी आसानियां पैदा करनी है। इसका बेसिक जो है, या यूं कहूँ कि ये एक अगर फ़ायदेमंद चीज़ है तो वो असातिज़ा के लिए है। इसका बड़ा एडवांटेज आप टीचर्स को कि अगले दिन क्लास में खड़े होकर आप परेशान हो रहे हैं, अच्छा अब क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सवाल नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, इसकी ये चीज़ पता नहीं चल रही, तो बजाय बच्चों के सामने आप शर्मिंदगी उठाएं, उससे बेहतर है कि प्लानिंग टू नाइट, यानी जिस दिन नेक्स्ट डे जब आपने परफॉर्म करना है उससे एक दिन पहले आप अपनी तमाम चीज़ों को प्लान कर लें। उसमें जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही उनको आप क्या करें कि नोट डाउन करें और किसी सीनियर से उसके लिए गाइडलाइन लें, ताकि नेक्स्ट डे जब आप उसको परफॉर्म करें तो आप फजूल की परेशानियों से बच सकें। नेक्स्ट वन, पर्पस ऑफ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग के कुछ मकासद हैं। सबसे पहला मकसद यूज्ड एज गाइड फॉर द टीचर, टीचर्स के लिए रहनुमा के तौर पे काम करती है। प्रोवाइड्स डायरेक्शन, हमें बता रही होती है कि इस वक्त क्या करना है क्या नहीं करना। गिव टीचर्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस, टीचर को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, एतमाद उसका बहाल होता है। प्रोवाइड्स रिकॉर्ड रहता है हमारे पास कि हमने क्या किया, कितना कर लिया, कितना रह गया। हेल्प कीप्स गुड क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लास का नज़्म ज़ब्त बहाल करने में हमें हेल्प कर रही होती है। कहते हैं कि व्हेन अ लेसन वर्क वेल स्टूडेंट नॉट ओनली लर्न दे बिहेव,
कि जब अच्छा लेसन प्लान चल रहा होता है तो बच्चे ना सिर्फ सीख रहे होते हैं बल्कि उनके बिहेवियर्स भी जो हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट प्लस वेल डिजाइन लेसन प्लान इज इक्वल टू हायर अचीविंग स्टूडेंट्स। यानी दो चीजें जब हम लेसन प्लान कर लेते हैं, हमारा लेसन बड़े अच्छे से डिजाइन होता है, तो फिर उसके साथ क्या हो रहा है, क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग हो रही होती है, क्लास का नज़्मो ज़ब्त बहुत स्ट्रांग होता है। यानी अच्छा लेसन प्लान अच्छे क्लासरूम मैनेजमेंट की समझ लें की है। जब ये दोनों चीजें होंगी तो फिर क्या होगा, हायर अचीवर स्टूडेंट्स होंगे, उनकी लर्निंग स्ट्रांग हो रही होगी और उनकी ग्रोथ अच्छी हो रही होगी। नेक्स्ट वन, पर्पस ऑफ लेसन प्लान। पर्पस ऑफ प्लानिंग से पहले अब पर्पस ऑफ लेसन प्लान। सबसे पहला इसका पर्पस है जी फॉर द टीचर। टीचर के लिए क्या इसके बेनिफिट्स आते हैं, दे रियलाइज दैट द टीचर केयर्स फॉर देयर लर्निंग। बच्चों को एहसास होता है कि हमारी टीचर कितनी कॉन्शियस है हमारे लिए, उसने पहले एक दिन बैठ के इतनी सारी मेहनत की है और हमारे लिए सारा काम डिजाइन करके लेके आई है। सेकेंड वन, दे अटेंड अ स्ट्रक्चर्ड लेसन्स ईजियर टू असेमिलेट। उसको पहले से प्लान चीजें उसके पास होती हैं तो उसे असेमिलेट करना आसान होता है। उसके बाद दे अप्रिशिएट देयर टीचर वर्क एज अ मॉडल ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड वर्क टू इमिटेट। वो अपने स्टूडेंट जो हैं वो अपने टीचर के काम को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से उसको मुनज़्ज़म तरीके से परफॉर्म कर रही होती है। व्हाट इज अ लेसन प्लान। अब हमने इसके एडवांटेज टीचर्स के लिए भी देखे, ओवरऑल लेसन प्लानिंग के एडवांटेज भी देखे। अब व्हाट इज लेसन प्लान। लेसन प्लान एक्चुअली होता क्या है, अ रिटन गाइड यूज्ड टू एड टीचर इन देयर लेसन। एक तहरीरी मवाद है जिसको टीचर अपने लेक्चर के दौरान इस्तेमाल करती हैं। उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, सबसे पहले हु एम आई टीचिंग। हु एम आई टीचिंग, मैं क्या सिखा रहा हूँ। व्हाट एम आई टीचिंग। हाउ विल आई टीच। हाउ विल आई नो इफ द स्टूडेंट अंडरस्टैंड। अपना हु एम आई टीचिंग, व्हाट एम आई टीचिंग, मैं कौन हूँ जो सिखा रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ, कैसे सिखा रहा हूँ, मेरे बच्चों को चीज़ों की कितनी समझ आई है या नहीं आई, ये सब जानने के लिए लेसन प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। गुड लेसन प्लान जो है उसके बेसिक 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है इंटरेस्ट एंड एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, योर ऑन इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ्स, योर बिलीव्स अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग, योर ऑन ओपिनियंस टू चेंज योर प्लान। नेक्स्ट वन, स्मार्ट रूल्स। जब हम लेसन प्लान करें तो उसके अंदर हमें इस फार्मूले को फॉलो करना है, यानी हमें ऑब्जेक्टिव शुड ऑलवेज आल्सो फॉलो द स्मार्ट रूल। स्मार्ट रूल से क्या मुराद है, स्मार्ट रूल को मैं डिफाइन करती चलूँ। स्मार्ट में एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, ए स्टैंड फॉर अटेनेबल, आर स्टैंड फॉर रिजल्ट ओरिएंटेड एंड टी स्टैंड फॉर टाइम बाउंड। हमारा जो लेसन प्लान है वो स्मार्ट उसको बहुत अच्छे से डिफाइन कर चुका है कि हमारे लेसन प्लान के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो मखसूस होने चाहिए, काबिले पमाइश होने चाहिए, दोबारा अगर उस पर कोई इम्प्लीमेंट करना चाहे तो कर पाए, उसको अच्छे तरीके से अटेंड कर पाए, उसके रिजल्ट पॉजिटिव आने चाहिए और टाइम की लिमिट होनी चाहिए। ये नहीं कि जी हमने इतना लेंथी प्लान कर लिया है कि हमारे 1, 2, 3 पीरियड दीगर भी जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। नहीं, हमें हमारे टाइम को ध्यान में रखते हुए, टॉपिक को ध्यान में रखते हुए, उसके स्टूडेंट्स पे क्या इम्पैक्ट्स आएंगे और उसकी आउटपुट किस तरीके से आएगी, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें प्लान करना चाहिए जी। नेक्स्ट वन है की एलिमेंट ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान के जो अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे पहले ट्रांजिशन, सेकंड वन यूज टाइम, थर्ड वन वैरायटी, फोर्थ वन इजी टू फॉलो एंड फिफ्थ वन प्रेसी। ये 5 मेजर एलिमेंट्स हैं जो किसी भी लेसन प्लान के स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स हैं, यानी यूज समझ लें की ऑफ सक्सेस इसको आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वन हम देखेंगे, लेसन प्लान विल ब्रिंग बैक मोटिवेशन। ऐसा होना चाहिए कि जो आपको मोटिवेशन दे रहा हो, सॉल्व डिसिप्लिन प्रॉब्लम, आपके डिसिप्लिन प्रॉब्लम को हल कर रहा हो, रिमूव स्ट्रेस, आपकी परेशानी, आपका क्लास का जो आज तो पता नहीं मिस क्या करवाएंगी, परेशान हो रहे होते हैं बच्चे, डर रहे होते हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करने वाला होना चाहिए। सेकंड वन, लेसन प्लान कंपोनेंट्स,
हम अब लेसन प्लान के मेजर कंपोनेंट्स पे बात करेंगे। नंबर 1, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड 1, मेथड, इंस्ट्रक्शंस, रिसोर्सेस, असेसमेंट्स, एवेल्यूएशन, कंटीजेंसी। अब हम ये जो 6 एलिमेंट्स हमने देखे हैं कि एक अच्छा लेसन प्लान अगर इन 6 एलिमेंट्स पे बेस करता है तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेसन प्लान होगा। हम 1 बाय 1 इन एलिमेंट्स में देखते हैं कि इन एलिमेंट्स के अंदर हमने किन चीज़ों को प्लान करना होता है। फर्स्ट 1 हमारे पास क्या है जी, व्हाट इज एम। एम क्या होता है? द ओवरऑल इंटेंट ऑफ द लेसन, व्हाट यू इंटेंड टू डू, यानी जो आप करना चाह रहे हैं, जिस टॉपिक पे आप बातचीत करना चाह रहे हैं, वो बेसिकली आपका एम होता है। और एम किसी भी एक लेसन में जो है वो एक से ज़्यादा 2 एम्स होने चाहिए। अगर आपका घंटे का लेसन है या 45 मिनट का जैसे कि हमारा क्लासेस के अंदर लेसन होता है, तो उसके आपके एम्स जो हैं वो 1 से 2 होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 8-10 टॉपिक प्लान कर लें और फिर उससे बोलें कि हम इसको 1-आधे घंटे में जल्दी क्लियर भी कर लेंगे। तो हमारे एम्स को हमारे टाइम से मुताबिकत होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही हमें एम्स डिज़ाइन करने चाहिए। नॉर्मली स्टार्ट टू टीच, यानी एम जो है वो हमेशा सबसे पहले काम सिखाना होता है। हमने जो हमारा टारगेट होता है वो सिखाने से शुरू होता है। सेकंड 1 कंपोनेंट जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव लर्निंग आउटकम्स, यानी जो हमने पढ़ाया है उसके लर्निंग आउटकम्स जो हमारे मकसद हैं वो हमें पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे। किसी भी लेसन प्लान को प्लान करते वक्त व्हाट द लर्नर विल बी एबल टू डू एज अ रिजल्ट ऑफ द लेसन, हमें सबसे पहले अपने आउटकम्स जो हैं वो अपने पास लिख के रखने चाहिए। जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता है कि इसको पढ़ाने के बाद मेरे बच्चों को ये चीज़ें अच्छे से याद हो जानी चाहिए, या इन पहलुओं पे अच्छे तरीके से जो है वो क्लैरिफिकेशन मेरे बच्चों की हो, तो वो ऑलरेडी आपके पास आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो लिखे हों। जैसे कि अभी आप पीटीबी बुक्स भी देखते हैं तो कोई भी यूनिट के स्टार्ट पे पहले लर्निंग आउटकम्स दिए होते हैं कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे। यानी इस तरह की चीज़ों को ऑब्जर्व करना, देखना, सीखना और ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी उनके पास आ जाएगी। तो इसी तरीके से जिस तरीके से यूनिट के लर्निंग आउटकम्स दिए गए होते हैं, तो हर टॉपिक के भी लर्निंग आउटकम्स जो है उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले आपके पास क्लियर होने चाहिए और लिखे होने चाहिए कि मेरा बच्चा ये टॉपिक जब मैं पढ़ा के फारूक होंगी तो इसके नतीजे में वो ये चीज़ें सीख चुका होगा। सेकंड 1 मस्ट बी लिंक टू असेसमेंट मेथड्स, यानी हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ऐसे होने चाहिए कि उनका असेसमेंट किया जा सके, उसको उसके साथ डिज़ाइन करना चाहिए, यानी क्वेश्चन ऐसे क्रिएट करने चाहिए। एक्सप्रेस्ड एज लर्नर विल बी एबल टू, यानी जो हमारी डिमांड है हमारे आउटकम्स की, जो हम चाहते हैं बच्चे सीखें, तलबा उसको वैसे ही परफॉर्म करने के भी काबिल हों। और ऑब्जेक्टिव्स भी 2 आवर्स के लेसन में 2 से 3 ही होने चाहिए। ये नहीं कि हमने टॉपिक 1 पढ़ाया और हमारे पीछे मकासद जो है वो 10-12 हमने लिखे हों कि जी ये भी बच्चा हासिल कर ले, ये भी हासिल कर ले। तो बीइंग अ टीचर, एक स्ट्रॉन्ग टीचर, हमें पता होना चाहिए कि किस सब टॉपिक के पीछे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं और उन ऑब्जेक्ट्स में से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे डिज़ाइन होने चाहिए। और जो जैसे शेयर कर दिया गया कि 2 घंटे का लेसन है तो उसमें आपके 2 से 3 ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। और अगर आपका 45 मिनट का है तो जैसे 1 से 2 आपके ऑब्जेक्टिव उसके अंदर होने चाहिए, बट वो क्लियर होने चाहिए और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सेकंड 1 प्री रिक्वेस्ट प्रीरियर नॉलेज, यानी हमारा जो साबका वाकफियत है, व्हाट स्टूडेंट शुड ऑलरेडी नो, आपके बच्चे उस टॉपिक के बारे में पहले से क्या जानते हैं, आप उसके बारे में छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे बच्चों से। व्हाट यू शुड नो अबाउट स्टूडेंट, यानी व्हाट यू शुड नो अबाउट स्टूडेंट्स, आप तलबा के बारे में क्या जानते हैं, वो आपका भी उनके बारे में नॉलेज क्लियर हो जाएगा। हमारी प्री रिक्वेस्ट में आप यानी आपका नॉलेज क्या कहता है कि आपके बच्चों को ये लेसन सीखने से पहले उनका जो बेसिक नॉलेज है कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इससे टीचर की भी क्वालिटी का अंदाज़ा होता है कि टीचर कितना बच्चों की साइकी को समझती है। और दूसरा बड़ा मोटिव ये है कि आपके बच्चे की भी कैपेसिटी का पता चलता है कि वो ऑलरेडी इसके बारे में कितना जानता है। नेक्स्ट 1 है जी हमारा रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स, यानी वो ज़राए, वो एसिड्स जिनके ज़रिए हम अपने उस आज के टॉपिक को प्लान करके लाए हैं और परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले
रेगुलर आइटम्स फॉर द लर्नर्स, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे रवायती क्लासरूम्स का हिस्सा होती हैं, जिनके ज़रिए हम बच्चे को सिखा रहे होते हैं, जिसमें पेपर्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, बोर्ड्स हैं, बोर्ड मार्कर है, ब्लैक बोर्ड है, यानी ईच एंड एवरी थिंग्स जो बच्चा डेली बेस पे यूज़ कर रहा होता है। चंद की एग्जांपल मैंने आपके सामने शेयर की। इसके साथ साथ कुछ स्पेशल आइटम्स फॉर द लर्नर्स, यानी हम अपने टॉपिक की नवैयत को समझते हुए कुछ यूनिकनेस, कुछ तलबा के लिए अट्रैक्शन पैदा करने के लिए हमने कुछ स्पेशल आइटम्स लाइक कोई पोस्टर बना लिया, कोई मॉडल पकड़ लिया, या कुछ आर्ट बना लिए, या कुछ वर्कशीट्स डिज़ाइन कर ली, या एक स्टेप ऊपर आए हमने कैसेट प्लेयर ले लिया, यानी कोई छोटी सी एक वीडियो क्लिप हम अपने बच्चे को दिखाना चाह रहे हैं कि उसकी लर्निंग स्ट्रॉन्ग हो। तो इस तरीके के जो स्पेशल आइटम्स हैं वो हमारे उस लेसन को और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। तो 2 टाइप के हमारे जो रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं, ये हमें हमारे लेसन प्लान में डिफाइन करना होते हैं कि हमारा आज का जो लेक्चर है हम किस टाइप के आइटम से अपने बच्चे तक डिलीवर कर रहे हैं। हम रेगुलर आइटम्स के साथ उसको डिलीवर करेंगे या हम स्पेशल आइटम्स के साथ उसको डिलीवर करने चाह रहे हैं। अगर रेगुलर आइटम्स हैं तो वो भी डिफाइन करें। अगर आप अपने किसी स्पेशल आइटम को वहाँ इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं तो उसका भी हवाला पहले ही आपके प्लानर में शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट वन हमारा है जी मेथड एंड इंस्ट्रक्शंस, वो मेथडोलॉजी या हदायत जिनके ज़रिए हम अपने लेसन्स की क्यूरी को क्लियर करेंगे। वो क्लासरूम टीचिंग है, यानी क्लास के अंदर जब अब आपका पढ़ाने का जो पीरियड है वो आपने किस तरीके से गुजारना है। उसमें टीचर्स की एक्टिविटी होंगी, क्या क्या एक्टिविटीज़ टीचर्स करवाएगा। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ होंगी, यानी टीचर ने पढ़ाते वक्त बोर्ड पे लिखना है, कोई छोटा टेस्ट डिज़ाइन किया हुआ है, कितने लेसन की ब्रीफिंग देनी है, उसका माइंड मैप बनाना है। माइंड मैप में कौन से बेसिक कंपोनेंट्स को उसने बोर्ड पे लिखना है, कौन से कंपोनेंट्स को उसने ऑरली बोलना है। ईच एंड एवरीथिंग टीचर्स एक्टिविटीज़ में आ जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट से क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करवाएंगे, यानी मैंने अगर उर्दू का लेसन पढ़ाया, उसकी रीडिंग करवाई है, तो मैंने स्टूडेंट एक्टिविटी वहाँ प्लान की है कि मैं बच्चों की जो है वो रीडिंग राइटिंग कैपेसिटी देखने के लिए चंद बच्चों से इमला लिखवाऊंगी। कोई 5-7 वर्ड जो मैंने साथ डिज़ाइन कर लिए कि इनकी मैं इमला लिखवाऊंगी। या मेरी क्लास का एक ग्रुप बहुत इंटेलिजेंट है तो मैंने वहाँ उस स्पेसिफिक ग्रुप के लिए डिज़ाइन किया कि मैं इन बच्चों से इन वर्ड्स के जुमले बनाऊंगी। तो वो मेरे जो भी स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ हैं या एज अ टीचर मेरी एक्टिविटीज़ हैं वो साथ डिज़ाइन होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारी असिस्टेंट हेल्पर्स एक्टिविटी। जैसे प्री क्लासेस के अंदर टीचर्स के साथ कोई असिस्टेंट या हेल्पर्स काम कर रहे होते हैं तो वो किस टाइप की एक्टिविटी प्लान करेंगे, वो भी ऑलरेडी हमारे प्लानर का हिस्सा होनी चाहिए। नेक्स्ट वन डिफरेंट वर्क फॉर डिफरेंट एबिलिटीज़। पहले मैंने जैसे बात की क्लास के अंदर 3 टाइप के स्टूडेंट स्टैंड कर रहे होते हैं। फ़तीन बच्चे भी होते हैं, ज़हीन व फ़तीन बच्चे भी होते हैं, एवरेज बच्चे भी होते हैं और मीडियोकर्स भी होते हैं। तो टीचर का प्लानर जो है इन तीनों को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। अगर बहुत लाइक बच्चों के लिए प्लानर बना होगा तो उसमें हमारे मीडियोकर बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे। अगर बहुत मीडियोकर बच्चों को ध्यान में रख के हम प्लानर बनाएंगे तो उसमें हमारे जो हायर अचीवर्स बच्चे हैं उनकी लर्निंग कैपेसिटी डिस्टर्ब होगी, वो आहिस्ता आहिस्ता मीडियोकर या एवरेज स्टूडेंट्स का हिस्सा बनते जाएंगे। तो लिहाजा हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारा जो काम है वो हर टाइप की एबिलिटी के बच्चे के लिए होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पोर्शन हर टाइप के स्टूडेंट के लिए ऐड होना चाहिए ताकि सबकी लर्निंग जो है वो इक्वल ग्रो करे। वार्म अप सबसे अहम जो है वो प्लानिंग का हिस्सा, क्लास को अट्रैक्शन के लिए, क्लास के बोर इन्वायरमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बच्चों को हैप्पी करने के लिए वार्म अप सेशन ज़रूर रखना चाहिए जिसमें आप कोई स्टोरी भी सुना सकते हैं, कोई जो है वो एजुकेशनल सॉन्ग सुना सकते हैं, कोई छोटी रिडल जिसमें बच्चों की लर्निंग स्ट्रॉन्ग हो वो आप बच्चों से शेयर कर सकते हैं, जिससे बच्चों की अटेंशन आपकी तरफ आएगी। वो लाजमी आपके मेथड जो आप अप्लाई करने जा रहे हैं उससे पहले आपको क्लास में सबसे पहले इस चीज़ को भी करना है। सेकेंड वन इंट्रोडक्शंस। अब आपका तारुफ जो आप करवाना चाह रहे हैं अपने टॉपिक का वो साथ होगा। फिर प्रैक्टिस जो आपने बच्चों को करवानी है वो रिटन हो, ओरल हो, वर्कशीट होगी, किस टाइप की आपकी प्रैक्टिस होगी जो आप बच्चों को क्लास में करवाएंगे। ये सारे एलिमेंट्स आपके मेथड्स में आते हैं
उस दिन जो क्लासरूम में आपने टीचिंग करनी है, ये उस पोर्शन में आपने सारी चीज़ों को डिज़ाइन करके लेके आना है और रिटन में ये सारे एलिमेंट्स आपके वहाँ क्लियर होने चाहिए। ये नहीं कि जी टीचर एक्टिविटी करेगी, स्टूडेंट एक्टिविटी करेगा, असिस्टेंट एक्टिविटी करेगी, वो कौन सी एक्टिविटी करेगी, उस एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करेगी, उसमें उसके लिए हेल्पिंग एवियर्स क्या होंगे, वो हर चीज़ प्लान भी होनी चाहिए और वहाँ पे नोट डाउन भी होनी चाहिए। असेसमेंट टू चेक दैट लर्निंग हैज़ टेकन प्लेस एज पर ऑब्जेक्टिव, यानी जो हमने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उसको चेक करने के लिए कि क्या वो ठीक तरीके से बच्चों की लर्निंग भी उसी टाइप की हुई है नहीं हुई है। उसके लिए हम एक असेसमेंट लेते हैं। लास्ट पे हमने 2, 4, 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला है कि ऑब्जेक्टिव्स हमारे 45 मिनट के लेक्चर के पीछे 2 से 3 होने चाहिए। वो जो 2 से 3 हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उन्हीं के राउंड अबाउट हमारे कोई 4 से 5 क्वेश्चन होने चाहिए, यानी घुमा फिरा के हमें एक अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने के लिए मुख्तलिफ टाइप के क्वेश्चन बच्चों के लिए डिज़ाइन करके लेके आने चाहिए, ताकि जब हम वो बच्चों से पूछें बच्चे हमें आंसर कर रहे हैं नहीं कर रहे, उससे हमें अंदाज़ा होगा कि हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव करने में किस हद तक कामयाब हुए हैं। नेक्स्ट वन कैन बी रिटन और ओरल। आप उसको बेस्ट है कि आप उसको लिख के लेके आएँ, लेकिन अगर आपने लिखे नहीं हैं तो आप ओरली भी वो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो आपके पास लिखे होने चाहिए। कैन इवन बी ऑन गोइंग थ्रू द लेसन, पूरे लेसन के अंदर से होने चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ रिजल्ट मस्ट बी केप्ट, जो आपका रिजल्ट आपके पास आए उसका रिकॉर्ड आपके पास मस्ट होना चाहिए, जो आपका असेसमेंट रिकॉर्ड आपके पास बन रहा है। होमवर्क, लास्ट पे हमने होमवर्क डिज़ाइन करवाना होता है टू रेनफोर्स करंट लेसन, यानी हमने जो पढ़ाया हुआ है उसमें से कुछ चीज़ें हमें बच्चों को डिज़ाइन करके देनी है जो उन्होंने घर से काम करके लेके आना है। टू चेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट लेसन की अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए होता है ये। टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट लेसन, अगले लेसन की प्रिपरेशन के लिए हमने कुछ उसका यानी पिछले साबका लेसन का लिंक अगले लेसन के साथ जोड़ने के लिए वहाँ क्वेश्चन ज़रूर होना चाहिए। और उसके बाद डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी रिटन वर्क, यानी ज़रूरी नहीं है कि काम आपने जो पढ़ाया है उसको आपने लिखने की सूरत में देना है। आप कोई एक्टिविटी भी दे सकते हैं, आप ओरल याद करने के लिए भी दे सकते हैं, या आप कोई प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए भी उसको दिया जा सकता है। नेक्स्ट वन है जी इवेल्युएशन। टीचर शुड एवेल्युएट ईच लेसन, हर लेसन को टीचर एवेल्युएट करे। डिड थिंग्स गो एज प्लान, क्या जो चीज़ें उसने प्लान की थी सारी जो घर से प्लान करके लेके आई है होमवर्क तक, यानी एम से लेके होमवर्क तक जो चीज़ें उसने जैसे प्लान की थी क्या वो सारी चीज़ें वैसे ही हुई हैं या उनमें कहीं कोई गड़बड़ आई है। वट वेंट वेल, क्या चीज़ बहुत अच्छी गई। वट कुड बी इम्प्रूव्ड, किस चीज़ को इस्लाह की ज़रूरत है, उसमें भी बेहतरी लाने की ज़रूरत है। वाज प्रिपरेशंस एडेक्वेटेड, यानी माहौल के मुताबिक थी उसकी प्रिपरेशन, क्लासरूम एनवायरनमेंट के मुताबिक थी या नहीं। वर ऑब्जेक्टिव फुलफिल्ड, जो ऑब्जेक्टिव सेट हुए थे वो कंप्लीट हुए नहीं हुए या उनमें अभी मजीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वाज द लेसन रेलेवेंट द ऑब्जेक्ट, क्या लेसन ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग था या नहीं था। डिड द लेसन डेवलप लॉजिकली, क्या लॉजिकली जो लेसन था वो अब उसकी डेवलपमेंट थी नहीं थी। कहीं बच्चों के कुछ क्वेश्चंस ऐसे दरमियान में तो नहीं आए जिनके आंसर हमारे पास नहीं थे। बस स्टूडेंट्स मोटिवेटेड एंड इंटरेस्टेड, बच्चों ने दिलचस्पी से सुना, उनको मोटिवेशन मिली या नहीं। वाज द स्टाइल ऑफ डिलीवरी करेक्ट, जिस तरीके से आपने उसको डिलीवर किया, यानी फर्ज करिए अगर मैंने आज अपना लेक्चर का स्टाइल चुना है कि जी मैं बोर्ड पे माइंड मैप के जरिए समझाऊंगी, क्या मेरे बच्चों को उसकी उतनी अच्छे तरीके से समझ आई या मुझे उसमें कोई चेंजिंग की ज़रूरत है। डिटेल्ड नोट्स विल बी हेल्प टू, उसकी जब आप डिटेल से तफसील बना लेंगे, एक टीचर इन पहलुओं पे जब गौर करता है। एवेल्यूएशन असेसमेंट सिर्फ यही नहीं है कि हमने पढ़ाया उसके बाद हम देखें कि बच्चों ने क्या किया, सारी वो हमारी जो फोकस होता है वो बच्चों की तरफ होता है, लेकिन उसका एक एंगल अपनी तरफ भी हमें मोड़ना है, हमें अपनी भी एवेल्यूएशन करनी है कि क्या जो सारी चीज़ें हमने प्लान की थी, जो हमारे टारगेट्स थे वो हमें अचीव हुए हैं नहीं हुए। अगर हम उसके डिटेल नोट्स बनाएंगे तो वो नेक्स्ट स्टेप पे हमें हेल्प करेंगे, हमें नेक्स्ट लेसन को मज़ीद अच्छे से प्लान करने में मदद मिलेगी। इम्प्रूविंग फॉलोइंग वीक्स लेसन, इम्प्रूव फॉलोइंग वीक्स लेसन यानी जो लेसन्स के अंदर की डेफिशिएंसीज हैं, जब हमारे पास डिटेल नोट्स होंगे तो हम उसको फुलफिल कर देंगे। सम लेसन्स फॉर फॉलोइंग ईयर्स,
कुछ लेसन्स जब हम अपने पास यानी वीकली लेसन प्लानर बना रहे हैं, हम उसको अपने पास डिटेल नोट्स बना रहे हैं, तो हम एवेल्यूएशन के बाद उनमें जो डेफिशिएंसीज होती हैं उनको इम्प्रूव कर देते हैं। फिर हम अपनी उस फाइल को सेव करते हैं जो फिर साल हमारे बच्चों के काम आती है। रिवीजन पे जाके हमें अगेन से अपना काम जो है वो दोबारा नहीं करना पड़ता। पोटेंशियल प्रॉब्लम इफ़ यू डोंट प्लान वेल, अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं होती तो आपको किस टाइप की हर्डल क्लास में आ सकती हैं। एमलेस वॉन्डरिंग, कोई आपकी जो है वो हदफ नहीं होगा, आप बस इधर उधर घूम फिर के टाइम ज़ाया कर रहे होंगे। फेलियर टू अचीव ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करने में नाकाम होंगे। मटेरियल्स नॉट अवेलेबल, आपके पास मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा बिफोर टाइम। नो कनेक्शन विद बिफोर और आफ्टर, शुरू कहाँ से किया एंड कहाँ पे कर रहे हैं, दोनों चीज़ों का आपस में तालमेल अच्छे से नहीं बैठेगा। स्टूडेंट्स आर बोर्ड एंड मिसबिहेव, बच्चे क्लास में बोरियत महसूस करेंगे। जब वो बोरियत महसूस करेंगे तो फिर वो क्लास के माहौल को भी डिस्टर्ब करेंगे, एक दूसरे के साथ मिसबिहेव करेंगे। हम अक्सर इस चीज़ से परेशान हो रहे होते हैं कि टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो बच्चे जो हैं जी आपस में शरारतें कर रहे हैं। जब हमारा लेसन प्लान बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसके ईच एंड एवरी कॉर्नर पे हमने अच्छे से काम किया होता है, तो फिर क्लास का माहौल कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता, बच्चे कभी भी मिसबिहेव नहीं करते, बल्कि वो क्लास के अंदर फुली इन्वॉल्व होकर काम कर रहे होते हैं। तो उसके एक बेसिक रीज़न ये है कि हमारा प्लानर अच्छे से काम नहीं कर रहा होता। वीकर स्टूडेंट्स आर लेफ्ट फर्दर बैक, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उसका एक बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर प्लानर प्लान नहीं है तो जो हमारे कमज़ोर तालिब इल्म हैं वो मज़ीद कमज़ोर से कमज़ोर होते जा रहे होते हैं। पोटेंशियल बेनिफिट्स इफ़ यू डू प्लान वेल, अगर आप इसको अच्छे तरीके से प्लान कर लेते हैं तो आपको इसके फ़ायदे क्या क्या आएंगे। सबसे पहला फ़ायदा, नो अनप्लेजेंट सरप्राइज, स्टे ऑन ट्रैक, अचीव ऑब्जेक्टिव्स, useful for substitute teachers, can be recycled, students stay motivated and well behave। यानी अगर आप इसको प्लान कर लेते हैं तो कोई नाखुशगवार वाक़या भी पेश नहीं आता, आप हमेशा अपने ट्रैक पे रहते हैं, आपको आपके ऑब्जेक्टिव अच्छे से मिलते हैं। अगर आप किसी दिन छुट्टी पे हैं तो आपके जो हेल्पर टीचर्स वहाँ रखे होते हैं वो आपके काम को प्रॉपरली प्लान करके आगे लेके चल सकते हैं। उसके बाद ये है कि स्टूडेंट्स मोटिवेट रहते हैं और वेल बिहेव रहते हैं, वो क्लास के अंदर माहौल को डिस्टर्ब नहीं करते। ये लेसन प्लान का एक फॉर्मेट आपके सामने है, जब आप बनाएं तो इन सारे कंपोनेंट्स को किस तरीके से आपने एक जामिया शक्ल देनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यूनिट या टॉपिक, फिर लेसन नंबर, फिर उसके स्टैंडर्ड्स और लेवल, फिर लेसन ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे और ये की नॉलेज जो आपकी डेवलपमेंट स्टेज है यानी प्री नॉलेज है उसका। उसके बाद लेसन स्ट्रक्चर है जिसमें आपका टाइम होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक है जिसमें कि आपने अपना पूरा डेवलपमेंट स्टेज है कि आपकी जो कुछ आप पढ़ाना चाहते हैं उसमें मैंने जैसे बोला टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, हेल्पर एक्टिविटी, वार्म अप एक्टिविटी। उसके बाद ईच एंड एवरीथिंग जो इस पोर्शन में आपसे शेयर की गई वो इस पोर्शन में आपने डिज़ाइन करनी होती है। नेक्स्ट आपका है टीचिंग अप्रोचेस, जैसे मैंने बोला दो है, एक रेगुलर रिसोर्सेज हैं और एक जो है वो स्पेशल रिसोर्सेज हैं। आप उनमें से किस अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप अपना लेक्चर प्लान करके लाए हैं वो यहाँ लिखेंगे। और लास्ट पे आपने क्या करना है, रिकैप्चुलेशन, तमाम लेसन में जो सारा कुछ करवाया है अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए यहाँ आपने कुछ क्वेश्चन तरतीब देने हैं जिनको पूछने पे आपको पता चलेगा कि आपकी डेवलपमेंट स्टेज में आपने जो काम किया है वो कितना स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद आप उन्हें होम असाइनमेंट डिज़ाइन करेंगे जिसका पर्पज़ मैं ऊपर शेयर कर चुकी हूँ। वो आपकी ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न हो, वो आप किसी प्रैक्टिकल वर्क में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो ओरल भी आप उन्हें दे सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नेक्स्ट डे के लेसन के लिंक जोड़ने के लिए एक क्वेश्चन ज़रूर उसमें ऐड करना है। लेसन प्लान्स, एडवाइजेस, डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डूज में आएगा जी, बी स्पेसिफिक, एंटिसिपेट प्रॉब्लम्स, डिसाइड टाइमिंग, हैव मटेरियल रेडी, फाइल योर प्लान फॉर द फ्यूचर। और जिन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, अवॉइड टू मैनी डिटेल, डू नॉट यूज़ कम्प्लेक्स टर्म्स और वर्ड्स। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, लेसन प्लान में ये सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस है, जो काम आपको करने चाहिए, जिन पे आपको फोकस करना चाहिए और जिन कामों से आपको बचना चाहिए, ये वो काम है। नेक्स्ट वन एंड लास्ट, बेस्ट एडवाइस।
behavior implications. If students are misbehaving, consider rearranging the order of delivery. Compare what actually happened with your original plan. अगर आपके प्लानर के दौरान बच्चे क्लास में मिसबिहेव कर रहे हैं, ये मैंने आपको जैसे बोला कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस, पहली तो हमें हल्की फुल्की थी ना, ये मच इम्पॉर्टेंट एडवाइस कि अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और बच्चे क्लास के दौरान शरारतें कर रहे हैं, एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, आपके सबक को ध्यान से नहीं सुन रहे, तो बच्चों पे गुस्सा नहीं करना, बल्कि आपने अपने लेक्चर को रीअरेंज करना है, देखना है कहाँ कमी रह गई है, कौन सी चीज़ें जो है कोई मज़ीद उसमें कंपोनेंट ऐड करें जो कि आपके बच्चे को आपकी तरफ अटेंटिव करने पे मजबूर करें, वो आपको अटेंटिव होके सुने। तो उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों पे गुस्सा करने की बजाय आप अपने काम को जो है वो अगेन देखें। नेवर स्टॉप लर्निंग, सीखने सिखाने का अमल कभी भी रुकना नहीं चाहिए, इसको हमेशा जारी और सारी रहना चाहिए। और जो है वो इल्म की कोई हद नहीं है और सीखने की भी कोई उम्र नहीं है। सो इंसान माँ की गोद से लेके कब्र की गोर तक इल्म हासिल करता जाएगा, और ये एक ऐसा समंदर है जिसमें से जितना भी आप पानी पी लें, इसमें फिर भी प्यास जो है वो बाकी रहती है। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे अच्छे असातिज़ा बनने की तौफीक दे और हमारे काम को बेहतर तरीके से प्लान करने की तौफीक दे। शुक्रिया।